नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी एक करंट की क्लास जिसमें हम ये समझेंगे कि जो भारत और रूस का रक्षा संबंध है वो कैसा है, वो क्या है और उसके नीतियार्थ क्या हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में टेंशन चल रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट उसमें हो रहे हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो या जनरल असेंबली में हो या जो है अन्य कई मुद्दों पर कई प्रकार के जो डेवलपमेंट देखने को मिले हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, वो ज़रूर रक्षा संबंधों पर असर डालेंगे। और भारत के लिए रसिया हमेशा से एक अलग कोऑर्डिनेशन उसका रहा है रसिया के साथ में, तो उसमें इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। और रसिया और यूक्रेन का जो संबंध है, इसके विवाद के कारण जो साउथ ईस्ट एशिया है या मिडिल ईस्ट है, पूरा आपका मिडिल ईस्ट है या जो आपका एशिया है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ पर भी आपको कुछ बदलाव नज़र आएंगे जो कि जियोपॉलिटिक्स को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, IR के लिए, या थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। तो जो लोग UPPCS, बिहार PCS, UK PCS, UPSC आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ पर और ऐड कर दूँ कि यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं जो कि UPPCS या अन्य स्टेट PCS और UPSC में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। चर्चा का विषय ये क्यों बना हुआ है, आप जानते हैं कि अभी यूक्रेन में कई हज़ार भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए जैसा कि भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, ऐसे में रूस की बहुत ज़्यादा जो है हेल्प इंडिया को चाहिए अगर उससे अपने 20,000 फंसे हुए छात्रों को वहाँ से निकालना है। ऐसे में यह डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाले संबंध होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि तत्कालिक संबंध तो दूसरे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो दीर्घकालिक नीतियार्थ होंगे वो भी सामने आने बाकी हैं। उदाहरण के लिए, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ साथ अपने संबंध बनाए रखना और दूसरी तरफ रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे एवं रणनीतिक संबंध बनाए रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आप जानते हैं कि रसिया एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में भारत के साथ अक्सर खड़ा दिखाई पड़ा है। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि 2010 के बाद से जिस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेसी चेंज हुई है और आफ्टर मोदी 2014 के बाद में जिस तरीके से मोदी ने पर्सनल एक जो है कोलैबोरेशन करके जो बहुत बड़े बड़े देश हैं उनसे बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक संबंध बनाया, उसके बाद में भारत काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने में अपने आप को पावरफुल समझता है। ऐसे में क्या है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बहुत मजबूत हुए हैं। जैसे हमारी स्थिति पहले थी उससे काफ़ी डेवलप्ड स्थिति में है अमेरिका के साथ में, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका खुले तौर पर जो इंडियन ओशियन है और जो चीन सागर है उन सब को वो इंडो पैसिफिक कहना स्टार्ट कर दे, यानी कि इंडिया का जो है एक वर्चस्व पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया में अमेरिका समझता है और वो अब तवज्जो भी इंडिया को उस तरीके से देने लगा है। यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिया के रिलेशन पिछले दशक में बहुत अच्छे हुए हैं अमेरिका के साथ में, लेकिन वर्तमान में जो समस्या चल रही है उसमें रूस के तरफ भारत जरूर कुछ ना कुछ इंक्लाइंड होता हुआ दिख रहा है। और इसका रीज़न भी यही है कि आज भी देखें तो रक्षा सौदे में आप देखेंगे तो 80% जो हमारे वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं रसिया से, USSR से बिलोंग करते हैं। तो हमें क्या करना है कि रूस के साथ और अमेरिका को एक साथ साधना है ताकि हमारे यानी कि भारत के डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। इसका असर भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा व्यापार पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा मैप में, ये है रसिया जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा इसका एरिया है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो यूक्रेन आपको दिख रहा है, यहाँ पर मंगोलिया, चाइना और जापान, और ये आपका यूनाइटेड स्टेट, और ये है अपना प्यारा भारत। तो ये मैप में आप देखिए, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मैप लेकर के पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में चीज़ें आपको आएंगी। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो चित्र पहचानता है, वो अक्षर को नहीं पहचानता है, और मैप ही उसको
एट लीस्ट याद रह जाता है। इसलिए मैप के बिना पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, खासकर आपका जियोग्राफी का या जियो पॉलिटिक्स यदि आप समझते हैं IR में, तो वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है आपका मैप, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास पर नज़र डालते हैं। भारत और रूस का जो रक्षा संबंध का इतिहास है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने हथियारों के आयात के लिए लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर था, क्योंकि वो लोग जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद वो चले जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारे संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर थे वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के साथ थे, क्योंकि जब कोई देश किसी देश से अलग होता है तो बहुत सारे अपने ऐसे लिंक छोड़ के जाता है कि लंबे समय तक उसका व्यापार, उसका संबंध उससे बना रहे। तो ये चला करीब 20 से 23 वर्ष तक ये देखने को मिलता है। लेकिन होता क्या है कि 1970 के दशक के बाद भारत USSR यानी कि वर्तमान में जो रूस है इसके साथ हथियार प्रणालियों का आयात करना स्टार्ट कर देता है, और ये जो है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, जिसमें यह दशकों तक देश का सबसे बड़ा एक जो है आयातक भी बना रहा। रूस ने भारत को कुछ सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हथियार जो है प्रदान किए। अब यहाँ पर भारत के आप बच्चे से पूछेंगे तो रसिया को फ्रेंड कहता है, एज ए दोस्त बात करता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है नापाक पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है ये बहुत ज़्यादा जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है, और उसके पास एटॉमिक पावर भी है। तो कहीं ना कहीं उसको दबा के रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज वेपन की आवश्यकता होती है। और अमेरिका एट द टाइम जब वो अफ़गानिस्तान में उसके जो है नीतियार थे, तो वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू वो अफ़गानिस्तान में सीधे सीधे एंट्री कर पाता था। ये है आपका यूनाइटेड स्टेट, और ये पानी से आते हुए इधर पाकिस्तान से होकर के ही अफ़गानिस्तान में एंट्री करते थे। तो जो USA है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को तवज्जो देता था, भारत को नहीं देता था। ऐसे में भारत के लिए बड़ा खतरा था कि पाकिस्तान जैसा एक देश की कभी भी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, कभी नेता को ही फांसी दे दिया जाता है। तो ऐसे अस्थिर देश से बचने के लिए, और जब प्रोपेगेंडा चल रहा हो अगेंस्ट इंडिया, प्रोपेगेंडा चल रहा हो पाकिस्तान में, तो बहुत ज़रूरी था कि इंडिया के पास बहुत ही मॉडर्नाइज वेपन हो, ताकि वो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान या चाइना जैसे देशों से निपट सके। लेकिन था क्या, भारत आज़ादी के समय बहुत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था के साथ आज़ाद हुआ, और जो उसके पॉलिटिकल रिलेशन भी बने इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नहीं थे जो इंडिया को बहुत बड़ा कोई हेल्प दे पाए। ऐसे में जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण हथियार हैं वो USSR ने भारत को प्रदान किए, और कई बार युद्ध में दिखा भी। जब 1971 का युद्ध हम लड़ रहे थे, 1971 के युद्ध में लगभग भारतीय सेना जीत रही थी। उसके बाद में जब पाकिस्तान जाकर के रोया USA के पास में, तो USA ने अपना जो है एक जहाजी बेड़ा भेज दिया कि इंडिया को हराने के लिए। उस वक्त उसको काउंटर करने के लिए रसिया ने भी अपना एक जहाजी बेड़ा भेज दिया, ताकि वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके, और उसी से हम पाकिस्तान को 2 पार्टों में बांट पाए थे, बांग्लादेश को अलग हमने कर दिया था। तो एक तरीके से इसीलिए इंडिया में हर व्यक्ति आपको कहता हुआ मिल जाता है कि जो रसिया है वो हमारा दोस्त है, क्योंकि कई बार स्ट्रेटजिक लेवल पर, कई बार संवेदनशील हथियारों को देकर के रसिया ने भारत को कहीं ना कहीं मदद किया है, और ये दिखता भी है। परमाणु पनडुब्बी हो या विमान वाहक हो, टैंक हो, बंदूक हो, लड़ाकू जेट हो या मिसाइल हो, काफ़ी रसिया ने भारत को बेचे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में उन्होंने कुछ लिया नहीं, हमसे बहुत सारे पैसे उन्होंने लिए, उनका पूरा व्यापार इसी से चलता है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर आपको पैसे दे करके भी सही टाइम से सही चीज़ें मिल जाती हैं तो ये सौदा बुरा नहीं होता है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों में रूसी मूल के हथियारों और प्लेटफार्मों की जो हिस्सेदारी है वो करीब 85% के आसपास भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। ये जो है आप सब इस बात को भली भांति जानते होंगे। हथियारों के स्थानांतरण के मामले में रूस के लिए भारत सबसे बड़ा आयातक है।
वर्ष 2000 और वर्ष 2020 के बीच में रूस भारत को हथियारों की आयात के 66.5% हिस्से के लिए उत्तरदायी था। अब सोचिए कि एक देश में जितने भी वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर उसमें 60-80% किसी एक ही देश का योगदान हो तो उसके संबंध अपने आप में किस लेवल पर होंगे, ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। वर्ष 2016 और 2020 के बीच भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 50% तक कम हो गई, क्योंकि इस बीच भारत ने मेक इन इंडिया को शुरुआत किया कि हम यहीं पर हथियार बनाएंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि रूस से जो हम हथियार लेते थे उसमें हमारी निर्भरता 50% तक घट गई, यानी कि हमने जितना उनसे लेना था उसका आधा हम खुद ही बनाने लगे। और ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई। लेकिन यहाँ अभी भी सबसे बड़ा एकल आयातक बना हुआ है रसिया का, ठीक है ना। भारत रूस से कौन रक्षा उपकरण खरीदता है, कौन कौन सी, इसको हम भी देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा। पनडुब्बियाँ भारत खरीदता है रसिया से। यहाँ पर देखेंगे कि भारत को अपनी पहली पनडुब्बी जो मिली वो सोवियत संघ से ही प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट आप नोट कर लेंगे इसको। यूएसएसआर से खरीदी पहली फॉक्स स्टार क्लास पनडुब्बी ने वर्ष 1967 में आईएनएस कलवरी के रूप में भारतीय सेना में प्रवेश लिया था। भारतीय नौसेना के पास कुल 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से 8 जो हैं वो सोवियत मूल की हैं। अब आप सोचिए कि भारत जब ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो खुद से पनडुब्बी बना सके, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी बनाना पड़ता, उसके बाद में पनडुब्बी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को बनाना बहुत बड़ी बात थी। टेक्नोलॉजी में सिर्फ पैसे नहीं लगते, उसमें टाइम भी लगता है, और ऐसे टाइम पर ही यूएसएसआर ने भारत को पनडुब्बी दिया। भारत के पास 4 में से एक स्वदेशी निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी जो कि आईएनएस अरिहंत है, हालांकि इसे विकसित किया जा रहा है और इसमें भी रूसी तकनीक लगाई गई है। फ्रिगेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, नौसेना के 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से 4 रूसी कासिन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार श्रेणी के हैं। विमान वाहक में अगर देखेंगे तो भारत की सेवा में एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य एक सोवियत निर्मित कीव श्रेणी का पोत है, जो वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये रसिया के टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मिसाइल कार्यक्रम में अगर देखेंगे तो भारत का महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम रूस तथा सोवियत संघ की मदद से ही विकसित किया गया था। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात जो है शुरू करने जा रहा है, उसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिल करके विकसित किया है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत रूस ने एक समझौता किया, उसके बाद में इसको डेवलप किया गया है। अगर हम लड़ाकू विमान देखें तो भारतीय वायुसेना का 667 विमान फाइटर ग्राउंडेड अटैक FGA बेड़ा 71% रूसी मूल, इसमें 39% Su-30C सुखोई और 25% मिग 21S और 9% मिग 29S का है। सेवा में शामिल सभी 6 एयर टैंकर रूस निर्मित हैं, जो कि IL 78S हैं, ठीक है ना। हथियार और गोला बारूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अनुसार भारत का वर्तमान सैन्य शस्त्रागार रूस द्वारा निर्मित डिजाइन किए गए उपकरणों से भरा हुआ है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है करीब 80 से 85% जो वेपन्स हैं वो कहीं ना कहीं रूस से संबंध रखते हैं। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक मुख्य रूप से रूसी T-72 एमोन है और T-90S, ठीक है ना। भारत के लिए अनुकूल रूसी सैन्य निर्यात क्या है उनको देख लेते हैं। भारत में रूस का अधिकांश प्रभाव हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने की और उसकी सम्मति के कारण है, जिससे कोई अन्य देश भारत में निर्यात नहीं करेगा। अमेरिका केवल गैर घातक रक्षा तकनीकी प्रदान करता है, जैसे C-130J सुपर हरकुलिस, C-130 ग्लोबमास्टर, PI पर्डसिन इत्यादि, जबकि रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जैसे तकनीकी मुहैया करवाता है। यानी कि जो अमेरिका है वो एक तरीके से लॉलीपॉप देता है कि ठीक है 2 गोला मेरे पास है, 3 तुम भी रख लो, बल्कि जो बड़े हथियार हैं जिनसे कोई देश डर सकता है उनको अमेरिका भारत
को देने से बच रहा है, लेकिन मौके मौके पर यूएसएसआर ने या रसिया ने भारत को सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस आदि बनाने में काफ़ी हेल्प किया है। ठीक है ना। सैन्य आपूर्ति पर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव क्या पड़ सकता है उसको देखते हैं। फिलहाल भारत और रूस के बीच दो बड़े रक्षा सौदे हैं जिन पर मौजूदा संकट का प्रभाव पड़ सकता है। एक है आपका S-4 और S-400। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। यह सौदा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खतरे में है, यहाँ तक कि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं है। हालांकि रूस नए दौर के प्रतिबंध इस सौदे के खतरे को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। संयुक्त पनडुब्बी के विकास की योजना जो कि जिस पर बात चल रहा है इंडिया और रसिया का, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? रूस 4 अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं के साथ प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना हेतु एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP जिसे कहते हैं पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए भी प्रयासरत है। भारत 2 परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी चक्र 3 और चक्र 4 को पट्टा देने हेतु रूस के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें से पहली पनडुब्बी की आपूर्ति आपको 2025 तक होने की उम्मीद है। हथियारों के आयात में विविधता लाने के लिए भारत की जो योजनाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में न केवल अन्य देशों में बल्कि घरेलू स्तर पर भी अपने हथियार प्लेटफॉर्म बेस का विस्तार करने के लिए प्रयास किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट के उल्लेख में ये बताया था, भारत द्वारा वर्ष 2011 से 15 के बीच में और 2016 से 2020 के बीच में हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। यानी कि भारत ने अब खुद से हथियार बनाने का प्रयास किया है, आयात पर उसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे घट रही है। वर्ष 2011 से 2015 तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन वर्ष 2016 से 2020 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को किए गए हथियारों का आयात पिछले 5 साल की अवधि में 46% कम था, जिससे वर्ष 2016 से 2020 में USA भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। वर्ष 2016 से 2020 तक फ्रांस और इजराइल भारत के लिए दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तक देश बन गए। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि भारत को हथियार देने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। उसके बाद में क्या है? फ्रांस है। और उसके बाद में आपका इजराइल है। क्या है? इजराइल है। और उसके बाद में आपका अमेरिका है। तो इस क्रम में भारत को हथियार मिलते हैं अलग अलग देशों से। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे की राय क्या हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन को भारत बढ़ते खतरे के रूप में देखता है। साथ ही साथ भारत स्वयं की प्रमुख हथियारों का उत्पादन करने की महत्वाकांक्षाएं योजनाएं भी हैं। इसलिए भारत हथियारों को आयात करने कम करने का प्रयास लगातार कर रहा है। आने वाले 5 वर्षों में लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणाली, जहाज और पनडुब्बी की उत्कृष्ट डिलीवरी के कारण भारत हथियारों के निर्यात में वृद्धि कर सकता है। इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने आधार में विविधता लाए, किसी एक राष्ट्र पर बहुत अधिक निर्भर ना हो, क्योंकि यह एक ऐसा लेवरेज निर्मित कर सकता है जिसका हथियार आयातक देश द्वारा भारत का शोषण किया जा सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के भारत और रशिया के संबंध भले ही बेहतर हैं, लेकिन जैसा कि 2016 से 2020 के बीच में लग रहा है कि हमने आयात रूस से कम करना स्टार्ट किया, तो ये अच्छे संकेत हैं। भारत को खुद अपने हथियारों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।